इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम दो रूट वर्ड पैकेजिंग और पैकिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो जो ऊपर का कार्टून टाइप का जो पार्ट रहता है, ये आपका पैकिंग मटेरियल होता है जिसे पैक करी जाती है। और अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सिरप का बोतल है, ये क्लोजर है, ये आपका कुछ इस तरह का बोतल है। तो ये आपका पैकेजिंग होगा। इसमें आपका मेडिकामेंट्स है, मींस दैट फॉर्मुलेशन है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, और इसको आप किसी डब्बा में रख देंगे तो ये आपका पैकिंग होगा। और ये पैकेजिंग होगा जिसमें आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स मिलाकर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन उसको आप जिसमें रख रहे हैं वो आपका पैकेजिंग हो जाएगा। और जिसमें आप इस प्रिपरेशन को कंटेनर के साथ जिसमें रख रहे हैं उसको हम पैकिंग कहेंगे। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी हमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पैक करने की क्या जरूरत पड़ी। जब ड्रग्स या फिर जिसको आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कहते हैं उसका जब मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद उसके स्टोर करने पे ध्यान दिया जाता है। इस तरह से उसको स्टोर करना है कि कोई भी मेडिकामेंट जो एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो डिटेरियोरेट ना हो और ड्रग्स के स्टेबिलिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है पैकेजिंग। किस तरह से आप कोई भी ड्रग मोइटी या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को पैक कर रहे हैं जिससे उसके स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो मेनली खास तौर पे डायरेक्ट कांटेक्ट में ही रहता है जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उससे। जब इम्प्रॉपर पैकेजिंग हो जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, या फिर हम पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स यूज करते हैं पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, उस केसेज में प्रोडक्ट जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसका डिटोरिएशन हो जाता है। तब आप उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को अगर यूज करेंगे तो इफेक्टिवली आपको रिजल्ट नहीं देगा। आफ्टर द drugs are manufactured, it must be stored properly so that no medicaments is deteriorated। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का मैन्युफैक्चर हो जाए उसके बाद हमें ये जरूरत रहता है कि उस प्रिपरेशन को प्रॉपर स्टोर करना है जिससे कोई भी मेडिकामेंट्स जो उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में उसका डिटोरिएशन न हो। द स्टेबिलिटी ऑफ drugs means that pharmaceutical preparation during storage depends on various factors। इसमें आपको फैक्टर्स हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और पैकेजिंग ऑफ द प्रिपरेशन। वन ऑफ द important factor is packaging of the preparation। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहता है मींस दैट जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहता है वो मेनली तौर पे कंटेनर के साथ अटैच रहता है, मींस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है कंटेनर और क्लोजर से। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं आप, आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट with the container and the closure।
हम बारी बारी से जानेंगे कंटेनर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है। आगे इम्प्रॉपर पैकेजिंग एंड पुअर क्वालिटी of containers may lead to the deterioration of the products. पुअर पैकेजिंग या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स मटेरियल हम यूज करेंगे, उस केसेज में प्रोडक्ट का डिटोरिएशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है और प्रोडक्ट हमारा डिटोरिएट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के तौर पे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड रहता है। अब हम फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के बारे में जान लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स में बी डिफाइंड एज a device that holds the drug and it may or may not be in direct contact with the pharmaceutical preparation. फार्मास्यूटिकल कंटेनर एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर्स होता है जो ड्रग्स को होल्ड करता है और जो कंटेनर है डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से या फिर वो कांटेक्ट में ना भी हो सकता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से। कंटेनर मटेरियल बहुत अहम रोल प्ले करता है गुड कंटेनर के तौर पे होने में। तो अब हम क्वालिटीज जानते हैं गुड कंटेनर का क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी हम जाने गुड कंटेनर का, कंटेनर शुड be made from materials which can withstand wear and tear during normal handling. कंटेनर को वैसे मटेरियल से बना होना चाहिए कि नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान जो प्रेशर अगर लगे कंटेनर पे तो उसको विथ स्टैंड कर सके, मतलब उसको बर्दाश्त कर सके वो कंटेनर। सेकेंड क्वालिटी हम जानते हैं कंटेनर मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस होना चाहिए कंटेनर में। थर्ड क्वालिटी जानते हैं इट शुड बी न्यूट्रल टुवर्ड्स द स्टोर्ड मटेरियल। जो प्रिपरेशन हम स्टोर कर रहे हैं तो मटेरियल जो कंटेनर का होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए जो हम स्टोर कर रहे हैं उससे, जिससे कोई भी रिएक्शन ना हो सके। अगर रिएक्शन होगा तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो डिटेरिएट हो जाएगा। फोर्थ हम क्वालिटी जानते हैं इट मस्ट मेंटेन द स्टेबिलिटी of products against the environmental factor. प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाला कंटेनर होना चाहिए। कोई भी अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ता है कम होता है, उस केसेस में स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट्स का उसको मेंटेन करने वाला कंटेनर ही यूज करना चाहिए। और वैसा ही क्वालिटी गुड कंटेनर का होता भी है। जिस मटेरियल से कंटेनर बना होता है वो मटेरियल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। मटेरियल
from which container is made must be non-toxic। कंटेनर पे इजिली लेबल हो जाना चाहिए, वैसा ही कंटेनर मटेरियल यूज करना चाहिए कोई भी कंटेनर बनाने में। लेबल शुड बी डन इजिली ऑन द कंटेनर। जो कंटेनर का क्लोजर है, आगे हम जानेंगे क्लोजर क्या होता है, वो इजिली रिमूवल होना चाहिए, मीन्स दैट इजिली रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए वैसे क्लोजर का कंटेनर में। क्लोजर ऑफ द कंटेनर must be easily removable या replaceable। जैसे आप कोई सिरप बोतल का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसका जो कंटेनर है, उसका जो ऊपर का क्लोजर पार्ट रहता है जिससे आप ढक्कन खोलते हैं और आप प्रिपरेशन निकाल लेते हैं, तो वो जो क्लोजर है ढक्कन, वो इजिली रिप्लेस हो जाना चाहिए, या फिर आप उसको रिमूव कर रहे हैं उसके बाद फिर उसको टाइट कर दे रहे हैं, इस तरह का इजिली इस तरह का होना चाहिए। अब हम कंप्लीट कंटेनर के बारे में जानते हैं। कंप्लीट कंटेनर क्या होता है? मटेरियल फॉर कंटेनर प्लस क्लोजर फॉर कंटेनर, यह हमारा कंप्लीट कंटेनर होता है। कंटेनर हम बना लिए, उसके ऊपर से हमें क्लोज करने के लिए, फिर ओपन करने के लिए कोई क्लोजर चाहिए। तो अगर हमारा कंटेनर भी मिल गया और क्लोजर भी मिल गया तो वो हमारा कंप्लीट कंटेनर होता है। अब जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है कंटेनर के लिए वो हम जानते हैं, तो वो हमारा है ग्लास और प्लास्टिक जो हमें पढ़ना है, और क्लोजर के लिए हमें पढ़ना है रबर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ कंटेनर जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है सिंगल डोज कंटेनर। नाम से आपको पता चल रहा होगा सिंगल डोज कंटेनर, वैसा कंटेनर जिसमें सिंगल डोज के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को आप स्टोर कर सकते हैं, उसको आप सिंगल डोज कंटेनर के नाम से जानते हैं। दीज कंटेनर्स are used to supply only one dose of medicament and hold generally parenteral products। एग्जाम्पल एम्प्यूल्स। सेकेंड टाइप ऑफ कंटेनर मल्टी डोज कंटेनर के बारे में जानते हैं। मल्टी डोज कंटेनर में आप सिंगल डोज से ज्यादा डोज कंटेनर में रख सकते हैं। यह भी जनरली इंजेक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। दीज कंटेनर होल्ड मोर देन one dose and are generally used for injection। These containers allow the withdrawal of dose at various intervals without change in the strength, quality or purity of the remaining portion।
अब हम लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर के बारे में जानेंगे। लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर का मतलब वैसा कंटेनर जो लाइट को रेसिस्ट करता हो, मतलब कंटेनर के अंदर लाइट को ना आने देता हो, ऊपर तक ही रहने देता हो। का एग्जांपल आपको जनरली एम्बर कलर बोतल, क्योंकि बहुत सारे मेडिकामेंट्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, इस केसेज में उस वैसे मेडिकामेंट्स स्टोर करने के लिए लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर का यूज करी जाती है। दिस टाइप ऑफ container protects the medicaments from harmful effects of light. Generally used to store medicaments which are photosensitive. फोर्थ टाइप ऑफ कंटेनर के बारे में जानेंगे जो है वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो कंटेनर है वो वेल क्लोज्ड होगा। अ वेल क्लोज्ड कंटेनर protects the medicaments from loss during transportation, handling, storage and sale. अब हम एयर टाइट कंटेनर के बारे में जानते हैं। दोज कंटेनर having airtight sealing or closing. वैसा कंटेनर जिसका एयर टाइट सीलिंग या फिर क्लोजिंग हो, उस कंटेनर को हम एयर टाइट कंटेनर कहते हैं। ऐसा कंटेनर जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको डस्ट से, मॉइस्चर से और एयर से बचाता है। कंटेनर प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर। अब हम टाइटली क्लोज्ड कंटेनर के बारे में जानेंगे। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर वैसा कंटेनर होता है जो फार्मास्यूटिकल कंटेंट्स जो उस कंटेनर में है उसको लिक्विड, सॉलिड और वेपर से जो कंटामिनेशन होता है उससे बचाता है। दिस कंटेनर प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द कंटेनर from contamination of liquid, solid and vapor. Also protect from loss या deterioration of the material from evaporation during storage under normal condition of storage, handling and distribution. एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है वो। अब हम टेम्पर इविडियंट कंटेनर के बारे में जानेंगे। टेम्पर इविडियंट कंटेनर वैसा कंटेनर होता है जिसका अगर आप टेम्परिंग करते हैं वैसे कंटेनर को तो वो रिवील कर देगा इस कंटेनर से छेड़छाड़ किया है। द कंटेनर्स
are fitted with device or mechanism that reveals irreversible whether the container has opened। अगर आप कंटेनर को खोल रहे हैं और उसको अगर बंद भी कर दे रहे हैं, फिर भी टेम्पर इविडियंट कंटेनर में इस तरह का मैकेनिज्म या डिवाइस फिट रहता है जो आप रिवील कर देगा बाद में, जो बता देगा बाद में कि ये कंटेनर पहले ही खोला जा चुका है। अब हम लास्ट टाइप ऑफ कंटेनर जानेंगे, एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर वैसा कंटेनर होता है जिसमें एरोसोल प्रिपरेशन को रखा जाता है। दीज कंटेनर्स are used to hold aerosol products। मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर, कंटेनर को बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज करी जाती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें दो मटेरियल के बारे में पढ़ना है, एक हमारा है ग्लास और जो सेकेंड है वो है प्लास्टिक। तो ग्लास एंड प्लास्टिक एज अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लास से। ग्लास कंटेनर जनरली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए। ग्लास कंटेनर्स are commonly used in pharmaceutical preparations packaging। अब हम ग्लास को ग्लास कंटेनर बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज हम जानते हैं। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, इसके वजह से जो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को उसमें स्टोर करेंगे वो हमें ऊपर से दिख सकता है। ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। सेकेंड एडवांटेज हम जानते हैं, तो जो ग्लास है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल है, अवेलेबल इन different shape and size। ग्लास वो हमारा रहता है वो एकदम सस्ता इकोनॉमिकल है और इजिली आप इसको अवेल कर सकते हैं, कहीं से आप इसको पा सकते हैं। दे आर इकोनॉमिकल एंड रेडली अवेलेबल। अब हम फोर्थ एडवांटेज जानते हैं। जो ग्लास है गुड प्रोटेक्शन पावर रहता है उसके पास। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर। और हम एडवांटेज जानते हैं ग्लास के बारे में, स्टरलाइजेशन के दौरान जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर में उसको ग्लास इजिली विथस्टैंड कर लेता है, उसके केसेस में टूटता नहीं है ग्लास या फिर टेम्परेचर के कारण वो मेल्ट डाउन नहीं होता है जल्दी। दे कैन विथस्टैंड द वेरिएशन in temperature and pressure during sterilization। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में हम जाने, तो जो ग्लास कंटेनर है उसको आप इजिली सील कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, इजिली सील्ड बाय रिप्लेसेबल और रिमूवेबल सोर्सेस। जो ग्लास को हम कंटेनर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उस पे आप इजिली लेबल कर सकते हैं। दे कैन बी इजिली लेबल्ड।
ग्लास जो है वो इम्परमिएबल है मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस से। मींस दैट जब ग्लास को हम कंटेनर के तौर पे यूज करेंगे तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहेगा उसमें कोई भी कंटामिनेशन बाहर से मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस का नहीं हो पाएगा। ग्लास इज इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैस। अब हम डिसएडवांटेज भी जान ले ग्लास का। अगर इतना एडवांटेज है तो ग्लास का कंटेनर मटेरियल के तौर पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे फर्स्ट, ग्लास है वो फ्रेजाइल होता है, जल्दी से टूट जाता है अगर गिरा तो। ग्लास इज फ्रेजाइल सो कंटेनर्स easily broken when dropped or knocked। सेकेंड डिसएडवांटेज है ग्लास का, तो जो ग्लास है वो हेवी रहता है, इसलिए जो ग्लास कंटेनर है वो भी हेवी हो जाता है, जिससे बल्क इंक्रीज हो जाता है। ग्लास कंटेनर इज हेवी, जिससे कि बल्क इंक्रीज होता है। और जब बल्क इंक्रीज होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस। एक्वस प्रिपरेशन में ग्लास जो है वो अल्कली रिलीज कर सकता है। ग्लास में रिलीज अल्कली टू द एक्वस प्रिपरेशन। ग्लास को हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। अब टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में जानेंगे जो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को बनाने के लिए अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है लाइम सोडा ग्लास, सेकेंड है बोरोसिलिकेट ग्लास, थर्ड है सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, फोर्थ है सल्फर्ड ग्लास, फिफ्थ है न्यूट्रल ग्लास और सिक्स्थ है एम्बर कलर ग्लास। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लीड और आर्सेनिक से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उस केसेस में जो हम कंटेनर ग्लास का बना रहे होंगे वो लीड और आर्सेनिक से फ्री होना चाहिए। सम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन are very sensitive to lead and arsenic. For such preparation, storage containers made from glass must be free from lead, arsenic should be used। जो कंटेनर हम पेरेंट्रल प्रोडक्ट के स्टोर करने के पर्पज से बना रहे हैं या इंजेक्शन के स्टोर के पर्पज से बना रहे हैं वो अनकलर्ड ग्लास का होना चाहिए। कंटेनर्स फॉर पेरेंट्रल प्रोडक्ट स्टोरेज पर्पज
must be made from uncolored glass। लेकिन पेरेंटल प्रोडक्ट्स में भी कुछ वैसे प्रिपरेशंस आ जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लाइट से, उस केसेस में कलर्ड ग्लास का यूज कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन which are highly sensitive to light, colored glass may be used। अब हम टाइप 1 ग्लास के बारे में जानेंगे। टाइप 1 ग्लास मीन्स दैट बोरोसिलिकेट या फिर न्यूट्रल ग्लास। बोरोसिलिकेट या न्यूट्रल ग्लास के पास हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस रहता है इसके केमिकल कंपोजिशन के कारण। हाई हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। जो टाइप 1 ग्लास रहता है वो हाईली हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस आता है, मींस दैट केमिकल रिएक्शन कम इसमें होता है। सेकेंड जो है वो हमारा है टाइप 2 ग्लास, जिसको हम सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास कहते हैं। जो कंटेनर टाइप 2 ग्लास से बना होता है वो सुटेबल होता है एसिडिक और न्यूट्रल एक्वा सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए। द कंटेनर्स made from type 2 glass are suitable for most acidic and neutral aqueous solution storage। टाइप 2 ग्लास में भी हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस हाई रहता है। अब जो थर्ड है हमारा वो है टाइप 3 ग्लास। इसके बारे में हम जानते हैं, यह होता है सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास विथ मॉडरेट हाइड्रोलिटिक प्रेशर। टाइप 3 ग्लास में जो हाइड्रोलिटिक प्रेशर रहता है वो हाई से गिरकर मॉडरेट पे आ जाता है। जो टाइप 3 ग्लास है वो अनट्रीटेड कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास से बना होता है, मेड फ्रॉम अनट्रीटेड कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास। ये एवरेज केमिकल रेसिस्टेंट रहता है। जो टाइप 3 ग्लास से बना होता है कंटेनर उसका जनरली यूज होता है नॉन एक्वस प्रिपरेशन, जो पेरेंटल यूज के लिए बना होता है उसको स्टोर करना होता है। कंटेनर्स आर सुटेबल फॉर द स्टोरेज ऑफ non-aqueous preparation for parenteral use। जो कंटेनर टाइप 2 और टाइप 3 ग्लास का बना होता है वो सिंगल यूज के लिए होता है। कंटेनर ऑफ टाइप 2 and type 3 glass are for single use only। जो कंटेनर ह्यूमन ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स को स्टोर करने के लिए एक बार यूज हो जाता है उसके बाद उसका फिर से यूज नहीं करना है। कंटेनर्स
used for storage of human blood and blood components must not be reused। अब हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, वैसा प्लास्टिक जिसको कंटेनर बनाने के तौर पे यूज किया जाता है। तो जो प्लास्टिक कंटेनर है वो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली used in pharmaceutical packaging। प्लास्टिक दो तरह का होता है। प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। के बारे में हम लोग फर्दर आगे जानेंगे। अब हम प्लास्टिक हम कंटेनर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसका हम एडवांटेज जान लेते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो लाइट वेट का होता है, ग्लास जो है वो हेवी होता है। प्लास्टिक लाइट इन वेट। प्लास्टिक कंटेनर को आप इजिली हैंडल कर सकते हैं, हैंडल्ड इजिली। अब हम थर्ड एडवांटेज जानते हैं प्लास्टिक का एज अ कंटेनर मटेरियल। तो जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट का कंडक्शन प्लास्टिक में बहुत कम होता है और जिससे ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को टेम्परेचर से बचा सकता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक के पास सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है जिससे स्टरलाइजेशन के दौरान जो प्रेशर या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको प्लास्टिक कंटेनर इजिली विथस्टैंड कर सकता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो प्लास्टिक है वो ग्लास के तरह ही वेरियस शेप और साइज में अवेलेबल है, अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। ग्लास के कंपैरिजन में प्लास्टिक बहुत ही लाइटर वेट का है। इस केसेज में जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लास्टिक कंटेनर का वो इजीली होता है और इकोनॉमिकल होता है। प्लास्टिक कंटेनर इज ट्रांसपोर्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली। ग्लास के तरह ही प्लास्टिक कंटेनर के पास भी गुड प्रोटेक्शन पावर होता है। अब हम डिसएडवांटेज जान लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर का। तो जो प्लास्टिक है वो परमिएबल है वाटर वेपर और एटमॉस्फेरिक गैस से, जिससे कंटामिनेशन हो सकता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का बाहरी एटमॉस्फेयर से। परमिएबल टू वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैस। सेकेंड डिसएडवांटेज है जब हायर हीट स्टरलाइज करेंगे उस केसेज में जो प्लास्टिक कंटेनर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा टेम्परेचर को और सॉफ्ट होने लगेगा और प्लास्टिक है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो आपको पूरा मेल्ट डाउन हो जाएगा। कांट विथस्टैंड हायर हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्टिंग। ग्लास के कंपैरिजन में प्लास्टिक है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव। और ग्लास के कंपैरिजन में अगर हम प्लास्टिक पर लेबलिंग का तरीका देखें तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एडेसिव का जरूरत होता है लेबलिंग करने के लिए। स्पेशल टाइप ऑफ
adhesive is required for labeling. प्लास्टिक कंटेनर को लेबल करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एडहेसिव का जरूरत पड़ता है। अब हम क्लोजर को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं वो जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉर्क, सेकेंड ग्लास, थर्ड प्लास्टिक, फोर्थ मेटल और जो लास्ट है वो है रबर। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ये रबर पढ़ना है। क्लोजर क्या होता है सबसे पहले वो हम जानते हैं। क्लोजर्स आर डिवाइस by means of which containers can be opened and closed। क्लोजर वैसा डिवाइस है जिसके हेल्प से आप कंटेनर को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। कंटेनर को क्लोज और ओपन करने का क्या जरूरत पड़ा, तो ओपन करने का सिंपल सा फंडा यही है कि आपको उसमें से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन निकालना है, और क्लोज करने का मेन मकसद ये है कि अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा और हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कंटेनर क्यों जरूरत है ये हम जानते हैं। फर्स्ट केसेस में है प्रॉपर क्लोजिंग prevents the loss of medicaments, जिसको आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कंटेनर खुला रह जाएगा उस केसेस में स्पिलिंग होगी या फिर वोलेटाइजेशन होगा, जिससे आपको मेडिकामेंट्स जो कंटेनर में है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर क्लोजिंग के हेल्प से हम वोलेटाइजेशन या फिर स्पिलिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और जब वोलेटाइजेशन और स्पिलिंग ही प्रिवेंट हो गया तो फिर मेडिकामेंट्स का लॉस ही नहीं होगा। सेकेंड जरूरत जानते हैं प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कंटेनर का क्या है। इट अवॉइड्स contamination of the products from dirt, microorganisms और इंसेक्ट। जब हम कोई भी कंटेनर को अच्छे से क्लोज कर देंगे उसमें ना तो डर्ट जाएगा, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएगा, ना इंसेक्ट जाएगा। अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वहां पे डर्ट भी जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पहुंचेगा, इंसेक्ट भी जाएगा, वहां पे स्पिलिंग भी हो सकती है या फिर वहां पे वोलेटाइजेशन भी हो सकता है, जिससे आपका प्रोडक्ट डिटेरिएट भी करेगा, प्रोडक्ट का कंटामिनेशन भी हो जाएगा और प्रोडक्ट उसमें से लॉस भी कर जाएगा वोलेटाइजेशन या स्पिलिंग से। थर्ड केसेस में जो प्रॉपर क्लोजिंग है, प्रॉपर क्लोजिंग प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिटेरिएट होने से प्रॉपर क्लोजिंग बचाता है। अब क्लोजर टाइप के बारे में हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट है प्लग टाइप, सेकेंड है पुश फिट कैप टाइप, थर्ड है क्राउन टाइप कैप टाइप, फोर्थ है स्क्रू क्लोजर। जो कॉमनली यूज होता है वो होता है स्क्रू क्लोजर, कॉमनली यूज्ड क्लोजर। हमें पढ़ना है रबर के बारे में, जिसको हम यूज करके क्लोजर बनाएंगे किसी भी कंटेनर का। तो जो रबर है वो कॉमनली यूज्ड मटेरियल है जिससे क्लोजर बनता है। रबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर meant for intravenous fluid, vials, dropping bottle,
रबर का जनरली क्लोजर के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वैसे क्लोजर के कंस्ट्रक्शन में जिसका रिलेशन इंट्रावेनस फ्लूइड वेल से हो या फिर ड्रॉपिंग बोतल से हो। रबर का यूज वाशर बनाने के लिए भी होता है। जो रबर हम यूज करते हैं क्लोजर को बनाने के लिए वो जनरली नेचुरल रबर का एक्सट्रैक्ट रहता है। नेचुरल रबर क्या होता है? लेटेक्स होता है, लेटेक्स ऑफ हेविया ब्राजीलिनेसिस। नेचुरल रबर जो होता है लेटेक्स होता है हेविया ब्राजीलिनेसिस। नेचुरल रबर उसको ट्रीट करी जाती है एडिटिव से, जिससे जो रबर नेचुरल रबर का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है इज ट्रीटेड। नेचुरल रबर इज ट्रीटेड बाय द एडिटिव्स to change its physical and chemical properties। जो एडिटिव्स हम यूज करते हैं नेचुरल रबर को ट्रीट करने के लिए वो क्या क्या है वो जानते हैं हम। एडिटिव्स और सबसे फर्स्ट है एक्टिवेटर्स, में हम जिंक ऑक्साइड ZnO यूज करते हैं। सेकेंड जो है वो हमारा है फिल्टर्स, उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं या फिर एस्बेस्टस यूज करते हैं। वल्केनाइजिंग एजेंट जो एडिटिव है इसमें हम सल्फर यूज करते हैं। इसमें हम सल्फर का यूज करते हैं वल्केनाइजिंग एजेंट में। लुब्रिकेंट्स में हम टाल्क को यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स। और सॉफ्टनर्स में हम यूज करते हैं मिनरल ऑयल या फिर पाइन ऑयल्स को, पाइन ऑयल्स। अब हम ऐसा प्रॉपर्टीज जानेंगे रबर का जिससे रबर एलिजिबल हो सके क्लोजर के कंस्ट्रक्शन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है रबर सॉफ्ट होना चाहिए, रबर शुड बी सॉफ्ट। सेकेंड जो कंडीशन है वो है रबर इलास्टिक होना चाहिए, क्वाइट इलास्टिक। थर्ड कंडीशन है रबर मेडिकामेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करे ऐसा रबर होना चाहिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मेडिकामेंट्स। रबर ग्लास और प्लास्टिक के तरह ही टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए, इट शुड withstand pressure and temperature। जो रबर हम क्लोजर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वो इम्परमिएबल होना चाहिए मॉइस्चर और एयर से, इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एयर। और जो रबर है वो कंपेटेबल होना चाहिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो हम स्टोर कर रहे हैं कंटेनर में उससे। ऐसा ना कि पता चले कि जो रबर है वही रिएक्ट कर गया और हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डिटोरिएट हो गया। रबर मस्ट बी compatible with the stored pharmaceutical preparation। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक टॉपिक जो एरोसोल पैकेजिंग इस चैप्टर का बच रहा है उसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिया था, आप उसको देख सकते हैं।